नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम आ चुके हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी में हर्ष का माहौल है। एक ऐसा उत्साह है भारतीय जनता पार्टी में। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। बेशक ये पार्टी के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे अग्रज हैं, क्योंकि ये बड़े मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमने इन्हें देख देख के पत्रकारिता सीखी है। ग्वालियर में बड़ा सानिध्य मेरे को मिला है भाई साहब का, श्री प्रभा झा जी। हम प्रभा झा जी से पूछते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में जो परिणाम आए हैं, क्या उस परिणाम की अपेक्षा आपको थी या संगठन को थी? आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप मेरे हमेशा बड़े भाई की तरह, आपका सम्मान, लाड़ द्वार सब मिला है। मतलब मैं जब 13 साल की उम्र का था तब पहली बार मैं आपसे मिला था 1975 में, तब से मैं लगातार देख रहा हूँ। अब मेरा सवाल यही है कि जो परिणाम आए हैं, क्या इसकी उम्मीद थी? क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम है। जो लोग भाजपा को दूर से देखते हैं उनके लिए यह परिणाम आश्चर्यजनक होगा, लेकिन जो भाजपा में रहकर काम करते हैं, सबसे बड़ी बात है ये प्रांत जो है मध्य प्रदेश, ये कुशाभाऊ ठाकरे द्वारा निर्मित प्रांत है। यहां गांव-गांव में पोलिंग बूथ पर जैसे 65,000 66,000 पोलिंग बूथ है, तो इन पोलिंग बूथों पर कार्यकर्ता है। और बेसिक जो चीज है, कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी है, उसका जगना और जनता को जगाना बीजेपी के लिए समझिए आप चमत्कार हुआ है। और उसके बाद एक ही कारण ये नहीं है, कारण बहुत सारे हैं रविंद्र जी। कारण सबसे बड़ा है, इतना मेहनती मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह जी जैसा मेहनती मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा किसी प्रांत में। दूसरा, संगठन। हितानंद जी, विष्णु शर्मा जी ने नीचे तक दौरा किया। और दूसरा, केंद्र की गंभीरता कि जीतना ही है। तो यहां पर भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री जो हमारे जनरल सेक्रेटरी भी रहे, और अश्विनी वैष्णव जी, रेल मंत्री, दोनों यहां पर इस तरह बैठे, और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, कि जैसे उनको जिम्मा दिया गया है कि जिताकर ही लाना है। दिवाली वाले दिन एक दिन के लिए सुबह गए और शाम को लौटकर आ गए, रात को लौटकर आ गए। अब इससे बड़ी बात क्या कह सकता हूं मैं। दिवाली, धनतेरस, छोटी दिवाली सब भूल गए थे, भाजपा के नेता भी, कार्यकर्ता भी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की खासियत और अमित भाई की खासियत आपको बताता हूं। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि जिस जगह बैठे हैं, इसी बंगले में नरेंद्र मोदी जी 2 साल रहे, 1996 से 98 तक, और मैं साथ में रहा हूं यही इसी बंगले पर, क्योंकि ये कार्यालय था। नरेंद्र भाई मोदी एक बात कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, अलग बात है, लेकिन जितने दिन से प्रधानमंत्री हूं उससे ज्यादा मैंने संगठन का काम किया है। तो जब चुनाव होता है तो मैं प्रधानमंत्री कम, कार्यकर्ता ज्यादा हूं। तो आपने देखा होगा, कार्यकर्ता की भूमिका में प्रधानमंत्री जब आ जाए तो उस पार्टी को हराना बड़ा कठिन है। गृह मंत्री जब कार्यकर्ता की भूमिका में आ जाए तो उस पार्टी को हराना बड़ा कठिन है। और इसलिए जब ये दोनों कार्यकर्ता की भूमिका में आ गए तो प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता खड़ा हो गया। जो रूठा था वो भी खड़ा हो गया, जो दूर था वो करीब आ गया, जो लगे थे वो लगे ही थे। इसलिए मेरा मानना है कि इस चुनाव को, मैं तो उस दिन देख रहा था हैदराबाद के नगर निगम चुनाव को अमित भाई ने ऐसे ले लिया जैसे प्रांत का चुनाव हो रहा हो, और उसका फल मिला। 44 सीटें जीती हम लोगों ने। तो चुनाव को चुनौती के रूप में, और अमित भाई अक्सर कहा करते हैं, हम लोग जब उनके साथ उपाध्यक्ष थे, चुनाव में जाते थे, तो एक बात हेलीकॉप्टर में एक बार उन्होंने कहा कि चुनाव आता है तो मुझे एक अलग प्रकार का माहौल मेरे दिमाग में चलता है, चुनौती है, मुझे आनंद आता है। तो जीत हार का महत्व नहीं है, महत्व है कि जीतने के लिए जो जुनून चाहिए, वो जुनून प्रधानमंत्री से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, शिवराज जी से लेकर
मैं कितने नेताओं के नाम गिनाऊं आपको, सबके मन में था कि इस बार जीतना है, और कार्यकर्ता ने पूरी ताकत झोंक दी, संगठन। और इसके बाद जनता के लिए जो काम किया गया रविंद्र जी, आपने देखा, मैं आज लगभग सब अखबार पढ़ रहा था, लाडली बहना से आज अखबार छाया हुआ है, कल परिणाम आए, आज छाया हुआ है। और सीएम हाउस में भी हम लोग थे तो बहनें ऐसे गेट तोड़कर आ रही थी, कल्पना नहीं कर सकते थे। कार्यालय में भी बहनों की भीड़ पूरे प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात है कि देश की आधी आबादी की चिंता प्रधानमंत्री से लेकर, और मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने जो आधी आबादी को पहले दिन से लाडली लक्ष्मी योजना से शुरू की उन्होंने, जिसकी संख्या आज 45 लाख है। 1,32,00,000 बहनों को लाडली लक्ष्मी की योजना है, महिला सशक्तिकरण, आंगनवाड़ी, ये इतनी चीजें हैं जो आधी आबादी को मजबूत करने के लिए किया। और उसका ही परिणाम है कि वोटिंग भी 2-2.5% ज्यादा हुआ, और वो सारे परसेंट, अब मैं आज देख रहा था कि 8% ज्यादा वोट मिले हैं, अब उसमें 7% वोट ज्यादा महिलाओं के मिले हैं। ये अपने आप में चमत्कार था। इसलिए मुझे लगता है ये आंकड़ा कैसे निकाला कि 7% महिलाओं के हैं? ये मैंने भास्कर में ही पढ़ा है, आप देखेंगे भास्कर में है, भास्कर में छपा है, पर ये आंकड़ा निकालने की कोई विधि नहीं है। नहीं। उनका एक अंदाज हो सकता है। नहीं, मेरा कहना है अंदाजी से ही मान लीजिए, लेकिन ये 7% वोट माता बहनों का मिलना अपने आप में मायने रखता है। प्रभात जी, हम ये माने कि मध्य प्रदेश में कोई लाडली बहना मुख्यमंत्री हो सकती है? जिस तरह लाडली 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 चल रहा है, तो क्या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर किसी लाडली को लाने की तैयारी है क्या? आज भी देश में नेहरू जी के मंत्रिमंडल में उतने सदस्य नहीं थे महिला। इंदिरा जी के, राजीव जी के, मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल में जितनी बहनें नहीं थी, उससे ज्यादा बहनें अगर आज किसी मंत्रिमंडल में है तो मोदी जी के मंत्रिमंडल में है। आज भी बहनें जो जीत कर आई हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बहनें भाजपा की जीत कर आई हैं, 24। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं कि महिला बहनों को, ये मैं तो कह रहा हूं लाडली को सीएम बना रहे हैं क्या? नहीं, सवाल ये नहीं है। मैं आपको समर्थन का अर्थ ये नहीं होता, जनता समर्थन करती है तो जनता मुख्यमंत्री थोड़ी बनती है, कोई प्रतिनिधि बनता है। अब ये बातें जो आपका सवाल है ये बड़ा है, और मैं कार्यकर्ता छोटा हूं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तो पार्टी तय करती है। देखिए प्रभा जी, कल आप दिन भर पार्टी कार्यालय और सीएम हाउस में भी थे, तमाम सारी की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ तो अंदाज लग रहा होगा कि मुख्यमंत्री के लिए इस समय कौन और कब तक यह निर्णय होगा, क्योंकि अब मध्य प्रदेश की पूरी 9 करोड़ जनता जानना चाहती है कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा और इसका निर्णय कब होगा। आपको संकेत तो दे ही सकते हैं। नहीं। देखिए, मैं संकेत देने की स्थिति में ही नहीं हूं। मैं अपनी राजनीतिक स्थिति में अपनी राजनीतिक हैसियत को जानता हूं। इतना बड़ा सवाल है, अमित भाई कहते हैं कि अगला अध्यक्ष कौन होगा ये इस पार्टी में नहीं बताया जा सकता। अगला क्या होगा ये निर्णय जो केंद्र, और शिवराज जी का जहां तक सवाल आपने कहा पूछा या बताते हैं लोग, वो एक ही बात बोलते हैं कि जो केंद्र तय करेगा वही, और यही बात हम सब लोग तय जानते हैं कि केंद्र जो तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति में इस पार्टी में कार्यकर्ता को इग्नोर नहीं किया जा सकता, न करता है कोई। लेकिन इस बार पूरे चुनाव में अपने नेताओं को तो इग्नोर किया। कई बड़े नेता खुद टीवी पे आके बयान दे रहे थे, हम लोगों को बुला के बयान दे रहे थे कि हमें जन आशीर्वाद यात्रा का आमंत्रण नहीं आया। मैं आपको बताऊं, उमा भारती जी ने बाकायदा मीडिया को बुला के कहा। आपने देखा रघुनंदन शर्मा, कृष्ण मुरारी मोगे, आपके जैन साहब, मेघराज जी जैन, ऐसे अनेक लोग थे जो चाहते थे कि वो काम करें। इस बार एक पूरी की पूरी पीढ़ी को घर बिठा दिया गया, और उसके बाद ये चौंकाने वाले परिणाम जो आपके खुद बताते हैं, ये चमत्कारिक है। नहीं, देखिए, घर बिठाने वाली बात किसी की नहीं थी। सवाल होता है कि हर चीज में आवश्यकता। अब मुझे भी, मैं अपने आप में यात्रा में मुझे कहा गया जाने के लिए, चला गया। मुझे कहा गया घोषणा पत्र बनाना है तो बना लिया। हम सब टीम ने मिलकर घोषणा पत्र बनाई। जिसको जहां पर काम दिया गया, और ये स्थितियां होती कि क्या कार्य की प्रकृति और व्यक्ति की प्रकृति दोनों में समागम है कि नहीं है, दोनों में अनुकूलता है कि नहीं है। इसलिए, और दूसरा क्या है, देखिए, हर समय हर व्यक्ति का हर जैसा नहीं रहता है।
सफेद बाल कब होते हैं? जब काला काला बाल सफेद होता है कि नहीं होता? हमने ग्वालियर में अमित शाह जी का एक बयान देखा, उन्होंने जो कहा कि आप फूफाओं को मनाना बंद कर दो, आप लोग आगे बढ़ो। यानी पार्टी ने भी तय कर लिया था कि जरा सा भी कोई संगठन में नखरे कर रहा है तो अब उसको मनाने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद परिणाम देखिए जो आए हैं, जो रूठे हैं, अब तो पछता रहे होंगे जो घर बैठे हैं। नहीं 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 नहीं, कोई पछता नहीं रहा। देखिए, कोई जिसकी जो सामर्थ्य थी, कोई फोन से बात कर रहा था, मोगी जी ने भी वहां पर मधु वर्मा जी की पूरी चिंता की राऊ में। सवाल अपने को लगता है, कोई प्रत्यक्ष दिखता है, पदाधिकारी हैं तो दिखेंगे, जो पदाधिकारी नहीं हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। हमेशा हम ही रहेंगे, ये स्वभाव पार्टी में किसी का नहीं होना चाहिए। प्रभा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूरी जनता का है। 2020 में जब शिवराज जी चौथी बार सीएम बने थे, उस समय उनकी मजबूरियां बहुत थी, क्योंकि सिंधिया जी आए थे, उनके साथ 22 लोग आए थे, उनको मंत्री बनाना था, जो उपचुनाव हार गए उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना था। अब मुझे लगता है कि इस तरह की कोई मजबूरी अब नहीं होगी, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा। आपको लगता है कि इस बार का मंत्रिमंडल हटके रहेगा? कोई मजबूरी नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं, सीधा सीधा जो काम और योग्य है उसी को मौका मिलेगा? देखिए, ये पार्टी अभी चुनाव जीत कर आई है और मैंने पहले अपने को कहा कि पार्टी भूमिका तय करती है। इस जो आपका प्रश्न है, इस भूमिका में मैं हूं ही नहीं। एक, पार्टी कभी दबाव में नहीं रहती है। जब सरकार बनी थी तो आपने देखा ही था, लेकिन जिस तरह से सिंधिया जी पार्टी में घुल मिल गए एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, मैं भी आश्चर्यचकित हूं। आज भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिस तरह से घुल मिल गए हैं, वह अपने आप में एक, मैं यह मानकर चलता हूं कि उन्होंने एकदम एब्जॉर्ब कर लिया है कि नहीं मैं भी। और मुझे याद आती, मैंने राजमाता जी का भाषण लिखा है, मैंने जनसंघ की टोपी वाली फोटो केसरिया उस समय के स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के सिर पर सन 1972 में, जब मैं नहीं था यहां पे, लेकिन मेरे स्वदेश में वो फोटो था, ब्लैक एंड व्हाइट, वो देखा था। और वो जनसंघ के कोषाध्यक्ष थे उस समय मध्य प्रदेश में, ठाकरे जी ने बनाया था उनको। वही परिवार तो है ना, इसलिए इतनी जल्दी घुल मिल गए हैं कि अब वो प्रसन्नता से काम कर रहे हैं। और उनका एक ध्येय वाक्य है, जब उनसे कोई पूछता है कोई सवाल तो वो कहते हैं मैं जनसेवा के लिए आया हूं, और जनसेवा मेरी मूल प्रकृति है और मेरा काम है। इसलिए दबाव तो भारतीय, देखिए दबाव में कोई चीज होती नहीं है, परिस्थितियां होती हैं। जब जैसी राजनीति है ये तो, अब राजनीति में परिस्थितियां कल क्या होंगी कौन जानता है। एक आपसे जुड़ा हुआ सवाल है, आपने घोषणा पत्र तैयार किया है और जो घोषणा पत्र में जो बिंदु दिए गए हैं, जो घोषणाएं की गई हैं, उन्हें आप फ्री रेबड़ी भी कह रहे हैं, आजकल लोग फ्री बीज भी कह रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसे पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश का जो अभी बजट है 3.25 लाख करोड़ का, इसे 7 लाख करोड़ का करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल में भी यदि आप 7 लाख करोड़ का बजट होगा और संसाधन नहीं है इतने। हमने देखा था लाडली बहना के पैसे देने के लिए 26 विभागों का बजट कट किया गया था। तो ये सब चीज़ें कैसे हो पाएंगी? और आपने चूंकि बनाया है तो आप ज़्यादा जानते हैं। मैं बताता हूँ आपको, 23,000 करोड़ का बजट था दिग्विजय सिंह जी का 2004 में। आज कितने लाख का बजट? 3.25 लाख करोड़ का है ना। अब आप मुझे बताइए, क्या ये 7 लाख क्यों नहीं हो सकता? जनता की सेवा करना है और शिवराज जी ने कहा है, पार्टी ने घोषणा पत्र में लिखा है, तो जो भी जिम्मेदारी लेगा उसको पूरा करना ही पड़ेगा। 7 लाख हो या 10 लाख हो, इसके लिए नहीं। जो घोषणा पत्र में है, पिछली बार भी 2013 में जो घोषणा पत्र था वो पहले दिन चीफ सेक्रेटरी को सबमिट कर दिया था शिवराज जी ने कि अब ये पूरा होना है। हम लोग कोशिश करते हैं 98% तक जाने की, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आ गई है। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द घोषणा पत्र का पूरा होगा। अगर 23,000 से 3.25 लाख हो सकता है तो 7 लाख होने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और एक आखिरी प्रश्न है, और ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि मध्य प्रदेश में इतने बड़े चमत्कार के बाद भी
आपके 12 मंत्री चुनाव क्यों हार गए? क्या ये गलती मानते हैं? मैं आप व्यक्तिगत आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, एक संगठन के स्तर पे कि जो आपको मंत्रियों की टिकट काटना चाहिए थी वो हम काटने में या संगठन काटने में कहीं ना कहीं अपने को वो असमर्थ समझ रहा था। क्या हुआ ऐसा? 12 मंत्रियों का चुनाव हारना संगठन का बहुत बड़ा नुकसान है। सभी लोग चुनाव जीत नहीं सकते। पर्टिकुलर क्षेत्र की क्या स्थिति रही होगी मैं नहीं कह सकता। अब नरोत्तम जी इतना काम किया है, दतिया का स्वरूप बदल दिया उन्होंने। अरविंद भदौरिया जी ने अटेर में इतना काम किया है, करोड़ों रुपए का काम किया। अब ये हार जीत मैं नहीं कह सकता क्यों हुआ है। कमल पटेल जी, भारत सिंह कुशवाहा, लेकिन अब मैं फिर कह रहा हूं जो ईश्वर, अब क्या पता जनता के मन में क्या था, क्या हुआ, कैसी परिस्थितियां बनी। कहीं बागी भी खड़े हो गए, उन्होंने भी नुकसान पहुंचाया है, बहुत जगह ऐसा भी हुआ है। इसलिए राजनीति में हार जीत में हारना क्यों, जीतना क्यों? जीतने के तो अनेक कारण हो जाते हैं, हार के कारण की समीक्षा करनी पड़ेगी। अभी मैं एकदम नहीं कह सकता, लेकिन मैंने आपको कहा मैं दतिया हमेशा जाता हूं, अटेर भी गया, मैं हरदा भी गया हूं, परिवर्तन दिखता है। जैसे आप राजेंद्र शुक्ला जी के क्षेत्र में रीवा जाएंगे तो आपको रीवा में परिवर्तन दिखेगा। 20 साल के रीवा में और 15 साल से जो रीवा की प्रगति हो रही है, ऐसे दतिया में माई की कृपा हुई, इतना इतना काम हुआ है। लेकिन अब भाग्य की बात है, क्या करेंगे उसको आप। चलिए, तो अब ये मैं इसको बंद करने से पहले एक आखिरी सवाल और पूछना चाह रहा हूँ। मेरे मन में फिर से आया है कि कल या परसों जब भी मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री आ जाएंगे मध्य प्रदेश के और वो अपनी सरकार चलाएंगे, अब प्रभात जी की भूमिका क्या होगी इसमें? क्योंकि एक तो आपने अभी कहा है कि घोषणा पत्र एक शब्द पूरा कराने का प्रयास करेंगे, तो वो तभी होगा ना जब आपको कोई महत्वपूर्ण भूमिका होगी। देखिए, मेरी भूमिका पार्टी के कार्यकर्ता से, मैं अटल जी ने कहा था एक प्रशिक्षण वर्ग में कि उन्होंने किसी को संबोधित नहीं किया, कार्यकर्ता बंधुओं। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये इसलिए कहा कि ये मध्य प्रदेश के सांसद बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, पद आएगा जाएगा, विधायक रहेंगे नहीं रहेंगे, सांसद रहेंगे नहीं रहेंगे, मंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन कार्यकर्ता से कोई हटा नहीं सकता। तो मैं जिस पद पर हूं उसका नाम है कार्यकर्ता, और मेरी भूमिका हमेशा पार्टी ने तय की है। मैं जहां से चला था वहां भी आप 13 साल की थे तब आपने देखा था, आज मैं 66 साल का हूं तब भी आप देख रहे हैं। मैंने बिना पूछे बिना कहे, पार्टी ने कहा अगर पार्टी ये कह दे कि आपको ताला चाबी लगा के कमरे में बंद रहना है तो मैं कमरे में बंद रहूंगा। पार्टी कहेगी कि नींद को छोड़कर 24 घंटे काम करना है तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि 24 घंटे काम करने का सामर्थ्य दे, क्योंकि जो कुछ भी हूं सिर्फ पार्टी के कारण हूं और पार्टी के संस्कार के कारण हूं। मैं बिना पार्टी के, मेरी तो लिखाई पढ़ाई सब पार्टी ने की है। मैं 32 साल कार्यालय में रहा हूं, 10 साल ग्वालियर के मुखर्जी वन में रहा, 11 साल दीनदयाल परिसर में रहा जहां आप बैठे ये भी कार्यालय था, और 11 साल 1100 का रोड में रहा हूं। तो 32 साल जिसने अपनी जिंदगी के कार्यालय में, कश्मीर से लेकर केरल तक हमारा कार्यकर्ताओं से परिचय है, क्या चाहिए। और मैंने बिना पैसे खर्च किए राजनीति की है आज तक। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मैं सिवा शादी ब्याह और क्या कहते हैं उसको, बच्चे के जन्मदिन, इन सब पर जो मुझे अपने मन से लगता है देता हूं, बाकी मैंने राजनीति में 5 रुपये अपने लिए कभी खर्च नहीं किया, न कहीं फालतू खर्च किया। आज तक का रिकॉर्ड है। अगर कोई कह दे कि मैंने 5 रुपये फालतू, जहां जाते हैं कार्यकर्ता गाड़ी लेकर आ जाते हैं, ट्रेन फ्री है, बच्चे लोग ठीक से काम कर रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है। पार्टी जो भूमिका देती है उसके लिए काम करने के लिए 24 घंटे तैयार हूं, मन से प्रसन्न हूं, तन से स्वस्थ हूं। जो पार्टी कहेगी वो करूंगा, और अब पार्टी के ही ऊपर है कि वो प्रभात झा का क्या काम तय करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे प्रभात जी, आपने सुना कितनी गंभीर नॉलेज है उनको, और उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा है कि जो घोषणा पत्र आया है निश्चित तौर पर उसका पूरा के पूरा पालन करने की कोशिश करेगी। जब भारतीय जनता पार्टी की
2003 में सरकार बनी थी, 23,000 करोड़ का बजट था। आज 3.25 लाख करोड़ का बजट है। तो आप जनता को विश्वास करना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार उनसे जो वायदे किए हैं वो पूरा करने का पूरी कोशिश होगी। और उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है उसे बड़ी विस्तार से समझाया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।